अच्छा, माने आप नहीं, जस्ट लिसन। वो 29 जनवरी तक महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा भी लेंगे। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, हर हर महादेव। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं, आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत बड़ी तादाद है। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई एक्सप्लेन करें। इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट। और जितने लोगों से मैं मिली हूँ, कल जब मैं यहाँ पर आई वापस आरजू, तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो उसमें ज्यादातर उसमें कई बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे। फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे, मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाकई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं। वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें इस रीजन में एशिया या साउथ एशिया की हम बात करें तो बड़े बड़े ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुंभ का मेला, मैं आपको सही बात अगर बता दूं तो मैंने फिल्मों में जस्ट सुना है, मुझे नहीं पता। मतलब हाँ, एक फेस्टिवल है, लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी 2-3 दिनों से मैं मुख्तलिफ जो हमारे जान पहचान के लोग हैं ट्विटर पे हम देख रहे हैं, तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं, आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर 130-135 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है, और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या क्या चीजें होती हैं सब। आप तो मतलब ठीक है, मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बाय मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो बाद औकात मतलब ऐसी चीजें भी होती, शायद आपका आना जाना या बहुत सारे लोग का आना जाना ना भी हो, लेकिन हम जब उस चीज को देखते हैं, एक फेस्टिवल सा माहौल है बहुत बड़ा। सर एक तो थोड़ा सा उस हवाले से बताएं, और फिर आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होगी। लाजमी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएंगे, वो वहां स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे भी, गाड़ियों का इस्तेमाल भी करेंगे, और मतलब एयरलाइंस को बिजनेस मिलेगा, होटल्स रेस्टोरेंट, तो वो सारी चीजें बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर बता दें इस मेले के हवाले से, हर साल होता है, 2 साल बाद होता है, या क्या सीन है इसका? जी, ये बेसिकली एवरी 12 ईयर होता है। मतलब ये बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं और उनकी अलाइनमेंट के ऊपर है। तो बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं, जब ये सूरज और मून एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तो ये चूंकि हमारे यहाँ हर वर्ष पंचांग निकलता है, तो ग्रहों की दशा मतलब डायरेक्शंस के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कब होली पड़ेगी, कब दीपावली पड़ेगी, या कब कौन सा जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, जो हमारा एंशिएंट में जो भी उनकी समझ थी एस्ट्रोलॉजी की, उस समझ के हिसाब से वो पंचांग आज भी बनता है, और उन्हीं तिथियों के हिसाब से इनको बनाया जाता है। तो हर 12 साल में ये होता है, क्योंकि हर 12 साल इसी डेट को ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह मतलब ये प्लैनेट्स, ये अलाइन होते हैं। तो ये प्री कैलकुलेटेड रहता है। इसको साइंटिफिकली भी आप मेजर करके, इसको यूनाइटेड नेशन जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया 2017 में एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इसकी इंपॉर्टेंस को ऐसे आप देख सकते हैं कि इट हैज बीन, तो ये चूंकि ह्यूमैनिटी का है, तो ये हमारा भी है और आपका भी है। किसी मतलब मानवों के द्वारा किए गए, इंसानों के द्वारा क्रिएट की गए अपनी समझ के द्वारा सेलिब्रेशन का तरीका था। तो उसमें यही है कि एक पर्टिकुलर डे जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर सन के साथ अलाइन होते हैं मून के साथ, एवरी 12 ईयर दिस अलाइनमेंट टेक्स प्लेस।
और उसी दिन इसको महाकुंभ इसीलिए कहा जाता है। एक अर्धकुंभ भी होता है, वो भी जब ये हाफ वे रहते हैं तो वो 6 साल में एक अर्धकुंभ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। मगर ये महाकुंभ यही है, एग्जैक्टली ऑन दिस डे ये जब ये शुरू होगा तो अलाइनमेंट इन सारे ये जो प्लैनेट होंगे प्लस सन का होगा वो एक साथ आ जाएंगे। और जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होता है जो 14 जनवरी के आसपास शुरू होता है, जिसमें लोग पतंगे हमारे यहाँ उड़ाते हैं, आपके यहाँ पतंगे। तो वो जो मकर संक्रांति में भी यही होता है कि जो जिसको आप सन का जो डायरेक्शन है वो उत्तरायण से होके दक्षिणायन में या दक्षिणायन से होके उत्तरायण में जाता है, उस मूवमेंट के हिसाब से उसको फिर मनाते हैं कि वेदर जो है, सीजन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसकी ये सिग्निफिकेंस है मकर संक्रांति की, खिचड़ी भी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। और उस दिन भारत के जितने श्रद्धालुगण हैं वो लोग जाते हैं और वो श्रद्धालुगण जो है वो अपनी उनका ये मानना है कि ये जो नहाएंगे उसमें तो उनसे जो है अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छे उनके जो डिजायर होंगे वो फुलफिल होंगे, और भी चीजें कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा होता है और ये भी कहा जाता है, दो आई कैनॉट से इट फॉर श्योर, कि ये इतनी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, ये तो कंफर्म है। 40 करोड़ लोग का एक जगह इकट्ठा होना और उसको मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 40 करोड़ तो कई देश की आबादी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आबादी भी 40 करोड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान छठा 7वां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है जी। तो वो देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए। और फिर भी ये है कि आप जाएंगे तो आपका 1 रुपए भी चोरी नहीं होगा। मतलब मैं जा चुका हूँ, क्योंकि ना मेरी दादी जो थी वो कल्पवास करती थी, वहां पे तंबू लग जाते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं वो वहां 2-2 महीने जाकर के टेंट गाड़ दिए जाते हैं, वो लोग उसी में रहते हैं। संगम है यहाँ पे, जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियां का कॉन्फ्लुएंस है, संगम में मिलती है वहां पे।